गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। बच्चों, हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे और उनके अद्भुत संसार के बारे में कि वो कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, है ना। हम देखते हैं 8.1 सूक्ष्म जीव। यदि दूध में थोड़ा दही डालकर रख दिया जाए तो पूरा दूध धीरे धीरे दही में बदल जाता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि दही दूध से ही बनता है ना। तो दूध को क्या किया जाता है, दूध में थोड़ा दही डाल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि दूध की मात्रा अधिक और दही की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। थोड़ा सा दही हम दूध में डाल देंगे और थोड़ी देर तक हम दूध को रख देंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे दूध किस में परिवर्तित हो जाता है, दही में, है ना। यानी कि दही में बदल जाता है वो दूध। इसी प्रकार अधिक दिनों तक रखे हुए फल, सब्जी आदि सड़ जाते हैं। कभी कभी हम अचानक बीमार हो जाते हैं। आइए जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों होता है तथा इसका कारण क्या है। आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, पक्षी, मछली, चींटी आदि रहते हैं। ये सभी हमें आँखों से दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हमें जो पेड़ पौधे, हाथी, पशु, पक्षी, मछली, ये सभी जीव जंतु जो हैं हमें आँखों से दिखाई देते हैं, है ना। पर कुछ ऐसे जीव होते हैं बच्चों जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। हमें उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें देखने के लिए विशेष प्रकार की जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है ना। सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देती है। हम देखते हैं बच्चों, जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, फल सब्जी ये सभी को सड़ा देते हैं, है ना। ये जो फल सब्जी हैं वो सभी सड़ जाते हैं। किन कारणों से, सूक्ष्म जीवों के कारण से, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं अचानक बीमार हो जाते हैं, है ना। कभी कभी अचानक बीमार हो जाते हैं। तो देखिए ये क्यों होता है, किस कारण से होता है ना। अचानक बीमार पड़ने का कारण क्या है, तो ये सभी का कारण है बच्चों सूक्ष्म जीव, जिनके वजह से क्या होते हैं सूक्ष्म जीव मिट्टी, पानी, वायु ये सभी में पाए जाते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। हम बड़े जीव जिसे कहते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, है ना। परंतु जीव जगत में केवल यह जीव नहीं है। जीवों का एक संसार ऐसा भी है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, किंतु समय समय पर हमें उनकी उपस्थिति का आभास होता रहता है। ऐसे जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ जीव हैं, बड़े जीव हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। परंतु क्या होता है बच्चों कि जीव जगत में केवल यही जीव नहीं है ना। और भी जीव हैं, उनका भी एक संसार है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। परंतु क्या होता है बच्चों, हमें उनकी उपस्थिति का आभास हो जाता है, महसूस हो जाता है ना, कि वो यहाँ पर उपस्थित है। तो ऐसे जीवों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख पाते हैं, है ना। हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें हम सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव ही दूध से दही बनने पदार्थ से सड़ने और सजीवों में होने वाले कुछ रोगों के कारक भी हैं। जो सूक्ष्म जीव है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। एक तो है मैक्रो ऑर्गेनिज्म और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म जीव से छोटे होते हैं, है ना। यानी कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं वो बड़े होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जीव होते हैं, जिन्हें जो क्या करते हैं, दूध से दही बनने में और जो पदार्थों को सड़ाते हैं और जीवों में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो इन्हीं जीवों के कारणों की वजह से होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, है ना।
हम देखते हैं बच्चों 8.2। आइए देखें ये कितने छोटे होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं बच्चों, वो कितने छोटे होते हैं। यहाँ देखेंगे जिस प्रकार प्राणी जगत में बड़े जीवों एक विशालकाय हाथी और एक छोटी चींटी की आकृति और आकार में बहुत अधिक भिन्नता होती है ना। बहुत अधिक उनमें डिफरेंस पाया जा रहा है, बहुत अधिक अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों की आकृति और आकार में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। एक अमीबा, आप सभी जानते हैं बच्चों अमीबा के बारे में, है ना। एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। एक साधारण बैक्टीरिया से आकार में लगभग 3 लाख गुना बड़ा होता है। तो जो एक अमीबा होता है बच्चों, ये क्या होता है, जो साधारण बैक्टीरिया होता है, इससे आकार में ये अमीबा लगभग 3 लाख गुना बड़ा होता है ना। जो साधारण बैक्टीरिया है उससे ये अमीबा 3 लाख गुना बड़ा होता है। कुछ सूक्ष्मजीव साधारण सूक्ष्मजीव के द्वारा देखे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं बच्चों जिन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख सकते हैं, परंतु क्या होता है, कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें हम साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते हैं, है ना। जैसे देखिए कुछ साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव है बच्चों, जो है अमीबा, पैरामीशियम आदि। इनके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव जैसे शैवाल, कवक आदि जब समूह में होते हैं तब हम इन्हें अपने आँखों से भी देख सकते हैं, है ना बच्चों। शैवाल, कवक जब समूह में होते हैं तो हम इन्हें अपने आँखों से भी देख सकते हैं, परंतु इनके एक सूत्र यानी कि एक जीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देते, है ना। इन्हें अत्यधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, है ना। तो बैक्टीरिया, वायरस को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये ऐसे सूक्ष्मदर्शी है जिन्हें हम सामान्य सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, ठीक है। सूक्ष्मजीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनकी लंबाई चौड़ाई मापने के लिए सूक्ष्म इकाइयों का ही उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि सेंटीमीटर, मिलीमीटर जैसी इकाइयाँ इनके मापन के लिए बहुत बड़ी हैं, है ना। इसलिए क्या करना पड़ता है बच्चों, जो इनकी लंबाई होती है, सूक्ष्मजीवों की चौड़ाई होती है, इन्हें मापने के लिए सूक्ष्म इकाइयों का ही उपयोग करना पड़ता है ना। इनकी लंबाई चौड़ाई को हम मापने के लिए सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर की जैसी इकाइयों को से हम नहीं माप सकते, ठीक है। क्योंकि ये बहुत, इनके लिए जो सूक्ष्मजीव होते हैं इनको मापने के लिए ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर बहुत बड़ी होती है, ये जो मापन है बहुत बड़ी होती है ना। अब हम देखेंगे, आइए इसे समझने का प्रयास करें। आप मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उससे अपनी कॉपी में 1 मिलीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचें, है ना। तो हम क्या करेंगे, मापने के लिए एक जो स्केल है उसका उपयोग करते हैं बच्चों, है ना। तो अपनी कॉपी में 1 मिलीमीटर लंबाई का रेखाखंड हम खींच लेंगे, ठीक है। यदि आप इसे 1000 बराबर बराबर भागों में बांट सकें तो इसका प्रत्येक भाग 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा, है ना। जब हम 1 मिलीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, उसे 1000 बराबर बराबर भागों में बांट सके तो इसका प्रत्येक भाग क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा, है ना। अर्थात 1 मीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, है ना। 1 मिलीमीटर में, है ना, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। लगभग 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, लगभग 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं, है ना। और पैरामीशियम का आकार लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। पैरामीशियम का आकार कितना होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है ना, जिनका आकार 100 माइक्रोमीटर का होता है।
कुछ जीव पैरामीशियम से भी छोटे होते हैं। इन्हें नैनोमीटर से मापा जाता है। एक माइक्रोमीटर को यदि 1000 बराबर भागों में बांटें तो इसका प्रत्येक भाग 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। पोलियो के गोलाकार विषाणु का व्यास 28 नैनोमीटर होता है ना। अब आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्मजीव कितने छोटे होते हैं। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, जब 100 माइक्रोमीटर पैरामीशियम का आकार होता है ना। और कुछ जीव तो पैरामीशियम से भी छोटे होते हैं, जिन्हें किससे मापा जा सकता है, नैनोमीटर से मापा जाता है ना। तो नैनोमीटर 1 माइक्रोमीटर को यदि 1000 बराबर भागों में हम बांट देंगे बच्चों, तो क्या होगा, प्रत्येक भाग 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितना छोटा होता होगा सूक्ष्मजीव, है ना। पोलियो के गोलाकार विषाणु जो होता है, उनका जब हम व्यास, आप सभी जानते हैं व्यास के बारे में, जब हम एक गेंद का व्यास ज्ञात करना होता है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसी प्रकार से हम मान लो एक विषाणु का गोलाकार जो विषाणु होता है उसका व्यास ज्ञात करते हैं, तो 28 नैनोमीटर होता है एक विषाणु का व्यास। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं बच्चों कि सूक्ष्मजीव कितने छोटे होंगे, है ना। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं 8.3, जिसमें सूक्ष्मजीवों को कहाँ ढूंढें, है ना। सूक्ष्म जीवों को हम कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ हम सूक्ष्म जीवों को खोज करेंगे तो वो हमें मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, है ना बच्चों। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर और अंदर भी होते हैं, है ना। यानी कि बच्चों, आप देखेंगे, अगर खोजना चाहेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ है, तो ये हमारे पृथ्वी पर हर जगह पाई जाती है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी और जीव जंतुओं के शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी पर बहुत गर्म स्थानों से लेकर बहुत ठंडे स्थानों तक पाए जाने वाले ये सूक्ष्म जीव किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो ये जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये क्या होते हैं, ये बहुत गर्म स्थानों पर भी जीवित रहते हैं और बहुत जो ठंडी स्थान होते हैं, बहुत ठंडे स्थान होते हैं, वहाँ भी ये जीवित रहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की जो परिस्थिति होती है, यहाँ ये जीवित रह पाते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे क्रियाकलाप 1, जिसमें हम आवश्यक सामग्री में एक प्लास्टिक या फिर कांच की बोतल लेंगे, सूक्ष्मदर्शी लेंगे, कांच की एक स्लाइड लेंगे और ड्रॉपर लेंगे। तो ड्रॉपर आप सभी जानते हैं, है ना। ड्रॉपर जो बच्चों को बच्चों की जो सिरप आती है उसमें एक ड्रॉपर होता है। ठीक है, बच्चों को सिरप भी ड्रॉपर के द्वारा पिलाया जाता है, तो उसी प्रकार से एक ड्रॉपर होता है। और सूक्ष्मदर्शी लेंगे हम और कांच की एक स्लाइड लेंगे, है ठीक, जिसमें हम देखेंगे बच्चों अपने आसपास के किसी तालाब या डबरों की पानी को हम लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख रहे हैं बच्चों, ये सूक्ष्म जीव के डायग्राम है, जैसे यूग्लिना, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, यूलोथ्रिक्स, ट्राइपेनोसोम, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव है बच्चों। ठीक है, हम इसे देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक है, देखते हैं बच्चों, अपने आसपास के किसी तालाब, डबरे का पानी अथवा किसी टंकी में कई दिनों से भरा हुआ पानी बोतल में ले। हमें या तो तालाब का पानी लेना है बच्चों, या फिर डबरे का पानी लेना है, या फिर कहीं यदि तालाब या फिर डबरे का पानी ना हो तो क्या करेंगे, किसी भी टंकी का पानी लेंगे जो कई दिनों से उसमें पानी भरा रहे, है ना। तो उस पानी को हम बोतल में ले लेंगे। इस पानी की एक बूंद को कांच की स्लाइड पर रखें। तो हम उस पानी की एक बूंद को कांच की स्लाइड पर रखेंगे।
ठीक है, उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें। तो हम उस पानी को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे और दिए गए चित्र 8.2 से मिलान करेंगे। आपके द्वारा देखे गए सूक्ष्म जीवों के चित्र यदि संभव हो तो बनाएं। तो बच्चों यहाँ पर हम जब कई दिनों के टंकी के पानी या फिर हम तालाब का पानी लेते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो क्या होता है, हमें उन सूक्ष्मदर्शियों का संरचना दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, ये सूक्ष्म जीवों की संरचना है ना। जैसे कि कहीं जो तालाब थे, डबरे थे, वहाँ के पानी को लाकर जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया तो कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, जिनके डायग्राम यहाँ पर बनाए गए हैं, है ना। यहाँ पर यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा, इस प्रकार से उनकी संरचना दिखाई दे रही है ना। इस प्रकार से वो दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों 8.4 कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो आपने देखा कि पानी का केवल एक बूंद में ही आपको तरह तरह के सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, है ना बच्चों। आप जानते हैं पानी के मात्र एक बूंद में हमें कितने सारे सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं कितने छोटे होते हैं, है ना, बहुत ही छोटे होते हैं। इस कारण से हमें अपने आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, हमें उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ एक कोशिक है, जैसे कि हम देखें बच्चों, अमीबा देखे, है ना, और पैरामीशियम देखे, और यूग्लिना देखे। ये सभी जीव जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं बच्चों, है ना, एक ही कोशिका के बने होते हैं। और कुछ बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। सूक्ष्म जीव मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। जो कौन कौन से हैं, शैवाल, जिसे हम एल्गी भी कहते हैं, है ना, शैवाल। सेकेंड है फंजाई, यानी कि कवक। प्रोटोजोआ, जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं, है ना। तो ये 5 प्रकार के मुख्यतः सूक्ष्म जीव हैं बच्चों। सबसे पहले हम शैवाल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। 8.4.1 शैवाल। शैवाल पानी में या नम स्थानों पर ही पाए जाते हैं, है ना। या तो शैवाल पानी में पाए जाते हैं या फिर नम स्थानों जहाँ पर नमी होती है ना, पानी की मात्रा वहाँ होती है, ऐसे स्थानों पर ही पाए जाते हैं शैवाल। आपने भी गीले नम स्थानों पर, तालाब में या नदी के रुके हुए पानी में हरे अथवा भूरे रंग की परत जमी हुई देखी होगी। तो बच्चों, जहाँ पानी पाया जाता है तो आप सभी जानते हैं वहाँ काई जम जाता है ना। यानी कि जो शैवाल है इसे और क्या कहते हैं, काई भी कहा जाता है ना। तो काई जम जाता है, आप सभी जानते हैं। और ये कौन कौन से कलर के होते हैं, हरे रंग के भी होते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं, है ना। और ये परतों में जमी हुई होती है, हमें जमी हुई दिखाई देती है। यह वास्तव में शैवाल ही है, जिसे हम काई भी कहते हैं, है ना। शैवाल प्रायः हरे, लाल या भूरे होते हैं। चित्र 8.3 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ शैवालों का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। जो क्लोरेला ये है, और स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, ये सभी क्या है बच्चों, शैवाल हैं, जो कि कुछ भूरे कुछ हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे हरे शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक तथा उनके द्वारा भोजन बनाने के लिए की जाने वाली क्रिया का नाम अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है बच्चों, तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे रंग के पत्तियां दिखाई देती हैं, जो हरे रंग के फल होते हैं, तो जो हरे रंग के फल होते हैं वो किन कारणों से हरे रंग के होते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से और क्लोरोफिल के उपस्थिति में भोजन भी बना पाते हैं, है ना। तो इसी कारण से क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, वर्णक के कारण
क्लोरोप्लास्ट जो वर्णक होते हैं वो उसके कारण से ये हरे रंग के होते हैं, और क्लोरोफिल के कारण ये क्या बना पाते हैं, अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर जब हम स्लाइड में देखते हैं, यानी कि स्लाइड में एक बूंद पानी को हम जब हम स्लाइड में उस काई को रखेंगे, यानी कि बहुत छोटा मात्रा में लेंगे, बहुत थोड़ा मात्रा में लेंगे, या फिर बच्चों हम जानते हैं कि काई तंतु के रूप में भी पाया जाता है ना। तंतु एक धागा के समान दिखाई देता है, तो हम उस एक धागा को मात्र हम स्लाइड में रख के सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनकी संरचना दिखाई देती है, कुछ इस प्रकार से आप सभी को दिखाई दे रही है ना। अब हम देखेंगे बच्चों क्रियाकलाप 2, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। आवश्यक सामग्री में हम कांच की छोटी छोटी शीशियाँ लेंगे, सूक्ष्मदर्शी लेंगे और शैवाल लेंगे, यानी कि काई, है ना। विभिन्न स्रोतों जैसे नदी के ठहरे हुए पानी, तालाब, टंकी आदि से शैवाल एकत्रित करें। प्रत्येक नमूने के रंग और बनावट संबंधी भिन्नता का सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन कर चित्र 8.3 से मिलान करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। बच्चों हमें क्या करना है, जहाँ विभिन्न स्रोतों से, यानी कि अलग अलग स्रोतों से, जहाँ नदी हो गया, तालाब हो गया, है ना, जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है, हर जगह से हमें क्या लाना है, काई लाना है, यानी कि शैवाल लाना है ना। और हर जगह का शैवाल एकत्रित करके हमें क्या देखना है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी में जब हम देखेंगे तो उनका अवलोकन करेंगे, उनके रंगों में भिन्नता पाई जाती है या नहीं, है ना, उनके आकार, ये सभी तो हम जानते हैं बच्चों कि ये सभी आकार और इनके जो रंग है, इनकी जो आकार है ना, ये सब अलग अलग होते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम दूसरे अलग अलग जगहों से अलग अलग जगहों के पानी से हम क्या लाएंगे, शैवाल लाएंगे, तो इन शैवालों को जब हम देखेंगे तो हमें मिलान करना है इस डायग्राम से कि क्या वो इसी प्रकार से दिखाई देते हैं, उनकी संरचना इसी प्रकार से दिखाई देती है ना। तो बच्चों हम मिलान कर लेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या सभी शैवाल एक समान रचना वाले हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाले शैवालों का चित्र बनाकर पुस्तक में दिए गए चित्रों से मिलान करें तथा पहचान के प्रमुख बिंदु लिखें। शैवालों में दिखाई देने वाली समानताओं और असमानताओं को लिखें। तो बच्चों जितने भी हम लाए होते हैं शैवाल, है ना, उन्हें देखेंगे, स्ट्रक्चर जब मिलाकर देखेंगे तो जो डिफरेंस होती है ना, जो भिन्नता पाई जाती है, उन्हें कॉपी में लिखना है। ठीक है, और क्या समानता और असमानता पाई जा रही है उन्हें भी हमें नोट कर लेना है। अब हम देखते हैं बच्चों, इस प्रकार आपने देखा सभी शैवाल हरे रंग के होते हैं, है ना। जितने शैवाल होते हैं बच्चों, सभी शैवाल किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, तथा आकार में भिन्न भिन्न है। आकार में वो उनमें जो आकार होता है, उनकी संरचना होती है ना, उनका जो आकार है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। और शैवाल जलीय जीवों का प्रमुख भोजन है। ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं, जैसे कि जो जल में रहने वाले जीव हैं, मछली है ना, और भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, कई सारे जो ऑक्टोपस हो गए, या फिर आप लोग जानते हैं समुद्री घोड़ा हो गए, मछली हो गए, है ना। तो ये सभी जो जलीय जीव होते हैं, कई जलीय जीव का जो भोजन है वो क्या होता है, शैवाल होता है। तो साथ ही मनुष्य द्वारा भी खाद्य पदार्थ के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। मनुष्य के द्वारा भी खाद्य पदार्थ के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। उद्योगों जैसे औषधि के रूप में उपयोग, है ना, आप लोग जानते हैं दवाइयाँ, औषधि मीन्स क्या होता है, दवाई होता है ना। तो औषधि, प्रसाधन सामग्री, रंग निर्माण, छपाई, आयोडीन तथा अन्य पदार्थ प्राप्त करने में भी ये उपयोगी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखें बच्चों, जो शैवाल होते हैं वो किनका भोजन के रूप में प्रमुख होते हैं,
जलीय जीवों का, है ना। और साथ ही क्या होते हैं, मनुष्य द्वारा भी खाद्य पदार्थों के रूप में शैवालों का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं, है ना, जिनका औषधि के निर्माण में, प्रसाधन सामग्री के निर्माण में, रंग निर्माण में इनका और छपाई में भी इनका उपयोग किया जाता है। आयोडीन आप सभी जानते हैं, तथा अन्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए भी ये क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं शैवाल, है ना। अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों हम जानवरों को सानी देना, है ना। आप सभी सुने होंगे जानवरों को सानी दिया जाता है। दूध देने वाले जानवरों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उन्हें सानी दी जाती है ना। अधिक दूध प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जानवरों को सानी देना पड़ता है। इस सानी में मोटा अनाज, बिनौला या खली जिसे कहते हैं, गुड़ आदि का मिश्रण रात भर भिगोकर रख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्या किया जाता है, जो मोटा अनाज होता है उसे, खली आप सभी जानते हैं खली किसे कहा जाता है ना, खरी भी कहा जाता है, खली भी, गुड़ आदि ये सभी को क्या किया जाता है, इनका मिश्रण बना लिया जाता है और रात भर भिगोकर रख दिया जाता है। सानी में उपस्थित खाद्य पदार्थ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा क्रिया कर उनका अपघटन किया जाता है, जिससे मिश्रण की पौष्टिकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों हम जानते हैं जब दूध से दही बनता है तो दूध से दही बनने की क्रिया में सूक्ष्म जीव के द्वारा ही क्रिया होता है ना। सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही दूध से दही बदल पाता है, दूध दही में बदल पाता है ना। इसी प्रकार से जो मिश्रण होता है उसे भी जब रात भर भिगोकर रख दिया जाता है तो क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है, क्रिया होता है, अपघटन होता है। और अपघटन के फलस्वरूप जो मिश्रण होता है उनकी पौष्टिकता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो हम जानते हैं बच्चों जैसे दही है ना, दूध से जब दही में परिवर्तित हो जाता है, दूध दही में, है ना, तो दूध से दही क्या होता है, दही अत्यधिक पौष्टिक, उसकी पौष्टिकता जो है बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा जो सानी होता है ना, इसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाती है। जब हम मिश्रित करके रख देते हैं रात भर तो इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम 8.4.2 कवक। आप सभी जानते हैं कवक जिसे हम फंजाई भी कहते हैं, है ना। तो आपने फफूंद जरूर देखी होगी। ठीक है बच्चों, फफूंद के नाम से भी हम जानते हैं कवक, फफूंद या फंजाई। तो प्रायः अचार, मुरब्बे, फलों, सब्जियों, गीले कपड़ों, पुराने जूतों, दीवारों, लकड़ी आदि पर पीले, भूरे, काले, स्लेटी रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देती है ना। तो जो फफूंद है किसके रूप में दिखाई देती है बच्चों, और कहाँ कहाँ फफूंद उपस्थित होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ अचार में, मुरब्बे में, फलों में, सब्जियों में, है ना। गीले जो कपड़े होते हैं बच्चों यहाँ भी फफूंद आ जाते हैं, पुराने जूतों में भी, दीवारों पर और लकड़ी पर, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये वास्तव में विभिन्न प्रकार के कवक होते हैं। बच्चों विभिन्न प्रकार से मतलब ये अलग अलग प्रकार के कवक होते हैं, है ना। आइए कवक उगाकर उनका अध्ययन करें। तो क्रियाकलाप 4 में हम देखेंगे, आवश्यक सामग्री में हम लेंगे डबल रोटी का टुकड़ा, सूक्ष्मदर्शी, स्लाइड, कवर स्लिप लेंगे। ठीक है, आवश्यक सामग्री में हमें क्या लेना है बच्चों, डबल रोटी लेना है जिसे आप लोग ब्रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्रेड का टुकड़ा लेना है, सूक्ष्मदर्शी लेना है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं जो फफूंद है, कवक है ना। स्लाइड लेंगे और कवर स्लिप लेंगे जिसमें हम डबल रोटी के टुकड़े को हल्का गीला करेंगे, है ना, और ढक कर कम रोशनी वाली जगह पर रख देंगे। हमें क्या करना है, ब्रेड को थोड़ा सा गीला करना है और गीले करने के बाद जहाँ पर रोशनी बहुत कम होती है वहाँ पर रखना है और 4 से 5 दिनों के बाद इसे ध्यान से देखें। तो हमें उसे 4 से 5 दिनों के बाद ध्यान से देखना है। डबल रोटी के टुकड़े में जो अंतर दिखाई दे रहा है उसे कॉपी में नोट करें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ कवक के डायग्राम्स स्ट्रक्चर यहाँ दिए गए हैं। मशरूम है ये, आप सभी जानते हैं, है ना। ये डबल रोटी का कवक है, ठीक है, उसमें जो फफूंद लगे हुए थे उसका डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। ईस्ट है ये,
ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, अब डबल रोटी पर बन गए स्लेटी धब्बे यानी कि फफूंद को खुरच कर स्लाइड पर रखी पानी की बूंद में मिलाएं। है ना, क्या करना है, हमें स्लाइड में जो पानी रखे हुए हैं उस बूंद में इसे खुरच कर ले लेना है। डबल रोटी से, ब्रेड से खुरच कर उस फफूंद को ले लेना है और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमें देखना है और अवलोकन कर दिए गए चित्र 8.5 से मिलान करना है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर आपको कवक के धागे और गोल गोल बीजाणु पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अधिकांश कवकों की रचना तंतु जैसी होती है। आपने बरसात के दिनों में भूमि पर या गीली लकड़ी आदि पर उगे हुए कुकुरमुत्ते या मशरूम देखे होंगे। यह भी एक प्रकार का बड़े आकार वाला फफूंद है। ठीक है बच्चों, कुछ छोटे आकार के फफूंद होते हैं, कुछ बड़े आकार के फफूंद होते हैं। है ना, तो जो हम गीली लकड़ी वगैरह जहाँ देखते हैं बच्चों, उसमें कुछ फफूंद उगे होते हैं। है ना, तो इन्हें हम कुकुरमुत्ते या फिर मशरूम के नाम से जानते हैं। है ना, ये बड़े आकार के फफूंद होते हैं। और कुछ फफूंद आप लोग देखें जो ये ब्रेड में होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हमारे शरीर में ये रोग उत्पन्न करते हैं। और कुछ फफूंद होते हैं बच्चों जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, पौष्टिक होते हैं। जो आप लोग बाज़ारों से जो जो मशरूम लाते हैं वो क्या होते हैं, वो वाले अच्छे मशरूम होते हैं जिन्हें हम खाते हैं तो हमें उनसे पौष्टिक मिलती है ना बच्चों। जब हम स्लाइड में देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड में हम कुछ खुरचन को रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से फफूंद की संरचना हमें दिखाई देती है ना, गोल दिखाई देती है बीजाणु और पानी में तैरते हुए और धागे के समान तंतु दिखाई देते हैं इसके। ठीक है, इस प्रकार से उनकी संरचना दिखाई देती है। बच्चों, हम क्रियाकलाप 3 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है। क्रियाकलाप 1 में जो दिए गए चित्र 8.2 है ना, इसमें दिए गए जो डायग्राम है बच्चों, इसे आप अपने कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, और मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। ये आप सभी का होमवर्क है ना। यूग्लिना, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, ये सभी का डायग्राम आप लोग बनाकर मेरे कॉपी में सेंड करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।